हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल को कवर कर लेंगे एमसीक्यू के साथ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। तो अभी तक हमने 2 कर लिए कंप्लीट। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को। तो वहाँ पर मैंने आपको ऋग्वैदिक काल और प्राचीन राजवंश के बारे में एमसीक्यू के जरिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो आज फिर से 75 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे। तो देखते हैं आप लोग यहाँ पर कितने सही जवाब दे पाओगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितने के जवाब आप लोगों को पता थे। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय काल रहता है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार हुआ तो ये हुआ था कहाँ? ये हुआ था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की तरफ। तो पहले ये सिंध प्रदेश में रहते थे ऋग्वैदिक काल के समय, और फिर ये उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की तरफ आ गए थे। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है, ये तीनों जो वेद हैं इनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। किस वेद में जादू टोना, मंत्र और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो जादू टोना, मंत्र और कर्मकांडों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो जन्म और वंश के अनुरूप यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। किस यज्ञ का उद्देश्य राजा के राज्याभिषेक और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था? तो राजसू यज्ञ जो किया जाता था ये राजा के राज्याभिषेक और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होता था। राजा के द्वारा विस्तार और सम्राट की उपाधि धारण करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? तो वो होता था अश्वमेध यज्ञ। किस आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया क्योंकि यह समाज को आगे बढ़ाता था? तो सभी आश्रमों में सभी आश्रम जो श्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है गृहस्थ को। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में क्या सत्य है? तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता, महिलाओं की जो स्थिति वो गिरावट आई थी उसमें, और उनको सभा में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे निषेध कर दिया गया था। और ऐत्रेय ब्राह्मण में किसे समस्त दुखों का स्रोत कहा गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है पुत्री को। ऐत्रेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है पुत्री को। और मनु स्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार है? तो मनु स्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार है। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किए गए प्रेम विवाह को क्या कहा गया है? तो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किए गए प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। बलपूर्वक कन्या के अपहरण से किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो बलपूर्वक कन्या के अपहरण से किया गया जो विवाह था वो राक्षस विवाह कहलाता था। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मानव जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है? तो जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। किस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है और परिवार का पालन पोषण करता है? तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है और परिवार का पालन पोषण करता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को किस रूप में पूजा जाने लगा? तो उत्तर वैदिक काल में राजा को देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में कबीले या फिर जन के स्थान पर किसका उदय हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में कबीले और जन के स्थान पर किसका उदय हुआ था? जनपद का। राजा के प्रमुख सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो जो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। तो राजा का जो प्रमुख सलाहकार होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली सभा और समिति की भूमिका उत्तर वैदिक काल में क्या थी? तो उनकी भूमिका कम हो गई थी और उनका पतन हो गया था। किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो मुंडकोपनिषद में यज्ञों की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? तो उत्तर वैदिक काल का सबसे जो लोकप्रिय देवता है वो प्रजापति है। और ऋग्वैदिक काल में कौन था? इंद्र। कौन सा यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टम यज्ञ किया जाता था। अग्निष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। किस काल में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों का संकलन हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है ग्रंथ है इनका जो यहाँ पर संकलन हुआ था उत्तर वैदिक काल में इनका संकलन हुआ था।
आर्यों का भौगोलिक विस्तार ऋग्वैदिक काल में किस नदी के आसपास केंद्रित है? तो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है तो ऋग्वैदिक काल में ये सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, इनका जो भौगोलिक विस्तार था। और उत्तर वैदिक काल में कौन सा संस्कार शूद्रों के लिए निषिद्ध था? तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के लिए जो निषिद्ध क्या था यहाँ पर संस्कार? तो उपनयन संस्कार शूद्रों के लिए यहाँ पर निषिद्ध था। उत्तर वैदिक काल में परिवार की व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में परिवार की जो व्यवस्था थी पितृ सत्तात्मक उत्तर वैदिक काल में परिवार की व्यवस्था थी। उस यज्ञ का नाम बताइए जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था? तो पुत्रेष्टि, ये वाला यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण व्यापार और वाणिज्य का कार्य करता था? तो व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य करता था वो वैश्य करते थे। किस आश्रम का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करना था? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या जो करना था वो किस आश्रम का उद्देश्य था? संन्यास का। जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार का वर्णन है? तो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार का वर्णन है। राजा का सारथी किस नाम से जाना जाता था? तो जो राजा का सारथी था उसको सूत के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में रुद्र किस देवता के रूप में पूजे जाते थे? तो उत्तर वैदिक काल में रुद्र पशुओं के देवता के रूप में पूजे जाते थे। किस विवाह में वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर कन्या का विवाह किया जाता था? तो आर्ष विवाह में वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर कन्या का विवाह किया जाता था। असुर विवाह क्या था? तो असुर विवाह में कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। तो कन्या को खरीद कर विवाह जो किया जाता था वो किस में किया जाता था? असुर विवाह में। किस विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या मूल्य के विवाह किया जाता था? तो ये प्रजापत्य जो विवाह था उसमें बिना दहेज और बिना कन्या मूल्य के विवाह किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच था? तो जो वानप्रस्थ था तो ये जो आश्रम में 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच में था। किस आश्रम का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना था? तो ब्रह्मचर्य। इस आश्रम की जो उद्देश्य था वो ज्ञान की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। किस विवाह में कन्या को बेहोशी या फिर मानसिक अक्षमता की स्थिति में अपहरण कर विवाह किया जाता था? तो पैशाच विवाह में कन्या को बेहोशी या फिर मानसिक अक्षमता की स्थिति में अपहरण कर विवाह किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों का जो मुख्य कर्तव्य था युद्ध करना और राज्य की रक्षा करना। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को अन्य 3 वर्णों की सेवाएं करनी होती थी? तो शूद्र जो यहाँ पर वर्ण था इसको अन्य 3 वर्णों की सेवा करनी होती थी। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को पालक और रक्षक के रूप में पूजा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में पालक और रक्षक के रूप में विष्णु को पूजा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ वेदों के बाद लिखे गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में वेदों के बाद जो लिखे गए थे वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। यज्ञों का महत्व उत्तर वैदिक काल में क्यों बढ़ा था? तो यज्ञों का जो महत्व है उत्तर वैदिक काल में बढ़ा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, कर्मकांडों के प्रचलन के कारण और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था ऋग्वेद। किस काल में सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था? तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्रियों का जो प्रवेश था वो वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था। उत्तर वैदिक काल में राजा को देवताओं का प्रतिनिधित्व क्यों माना जाने लगा? क्योंकि राजा क्या था? ईश्वर का अंश माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास सबसे शक्तिशाली अधिकारी, अभी मैंने आपको बता दिया, पुरोहित उत्तर वैदिक काल में राजा के पास सबसे शक्तिशाली अधिकारी था। अग्निहोष्टम यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निहोष्टम यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के बेटे को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में राजा के बेटे को युवराज कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र का अर्थ क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र का जो अर्थ था वो जनपद था। गृहस्थ आश्रम का समय क्या था? तो गृहस्थ आश्रम का समय था 25 से 50 वर्ष। संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा क्या थी? 25 वर्ष तक। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा थी। कौन सा आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच था? तो संन्यास यहाँ पर 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच था। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह निंदनीय यानी कि निषिद्ध माना जाता था? तो वो था असुर विवाह निंदनीय यानी कि निषिद्ध माना जाता था। राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ वेदों के बाद लिखे गए? तो वो ब्राह्मण ग्रंथ थे जो उत्तर वैदिक काल में वेदों के बाद लिखे गए थे। किस आश्रम में व्यक्ति वन में जाकर समाज सेवा करता था? तो ये वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज में जाकर सेवा करता था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति कैसी थी? तो उन्हें समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था।
गंधर्व विवाह का क्या अर्थ है? तो गंधर्व विवाह का जो अर्थ है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रशंसनीय माना जाता था? तो ब्रह्म विवाह उत्तर वैदिक काल में प्रशंसनीय माना जाता था। वानप्रस्थ का क्या अर्थ है? तो जंगल में रहना। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में क्या बदलाव आया था? तो उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों के प्रवेश पर क्या प्रतिबंध था? तो उन्हें पूरी तरह से प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? तो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है परिवार में पिता का प्रमुख होना। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? ब्राह्मण करते थे। मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना किससे की गई है? तो मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। कौन सा यज्ञ देवताओं और मनुष्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में देखा जाता था? तो वो था अग्निशोटम यज्ञ, जो था देवताओं और मनुष्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में देखा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करता है? तो वो कौन था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करता था। कौन सा वर्ण समाज की रक्षा के लिए युद्ध करने का कार्य करता था? तो क्षत्रिय समाज के लिए क्या करता था? युद्ध करने का काम। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को द्विज श्रेणी में नहीं रखा गया? तो द्विज श्रेणी में शूद्र को नहीं रखा गया। संग्रहिता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो संग्रहिता जो अधिकारी था ये क्या करता था? कर एकत्र करता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा के पास कौन सी शक्ति नहीं थी? तो लोगों के द्वारा चुनी जाने की शक्ति राजा के पास नहीं थी। तो ये आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी कमेंट में बताना कितने आप लोगों ने सही जवाब यहाँ पर दिए हैं।